हेलो, वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। मैं अविनाश सर। आज मैं आप लोग का बायोलॉजी का बेसिक पॉइंट बताने वाला हूँ। अगर आप बेसिक चीज़ों को पढ़ लेते हैं, अच्छी ढंग से उस चीज़ को समझ लेते हैं, तो आपको आगे चल के जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले कि बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज बायोलॉजी। ठीक, आपको दिखाई दे रहा है कि बायोलॉजी में दो वर्ड है। एक वर्ड है बायो और दूसरा वर्ड है लॉजी। इस वर्ड को आखिर कैसे निकाला गया है, बायोलॉजी वर्ड को कैसे निकाला गया है, कैसे बना है बायोलॉजी वर्ड, इस चीज़ को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो बायोलॉजी को दो ग्रीक वर्ड से निकाला गया है, जिसे हम लोग बायोस और लोगोस कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोस और लोगोस। दैट इज बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड बायोस एंड लोगोस। तो पहला वर्ड क्या है? बायोस, और दूसरा वर्ड क्या हो गया? लोगोस। ठीक है जी। तो हमारा बायोलॉजी जो बना हुआ है, दो वर्ड के मिलने से बना हुआ है, जिसमें पहला हमारा होता है बायोस और सेकंड वर्ड हमारा होता है लोगोस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोस? ठीक है, बायोस का अर्थ क्या होता है? तो बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। तो बायोस का क्या अर्थ बता दिए? लाइफ। और लोगोस का क्या अर्थ बता दिए? स्टडी, यानी स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? बायोलॉजी बोलेंगे। इतना तक क्लियर हो गया? यानी बायोलॉजी में हमारा स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ होता है, यानी लाइफ का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे आपको बता भी रहे हैं, इट इज़ ए स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग बींग्स। यानी हम लोग लिविंग बींग्स या लाइफ का स्टडी करते हैं, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। नाउ क्वेश्चन इज, हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो आप लोग अरिस्टोटल का नाम सुने होंगे। अरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर थे, और अरिस्टोटल केवल बायोलॉजी का ही फादर नहीं है, बल्कि ये हमारा साइंस, जूलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, टैक्सोनॉमी, उनके भी फादर कहे जाते हैं। किनको? तो अरिस्टोटल को। ठीक है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हो गए? अरिस्टोटल। टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रेविरैनस। क्वेश्चन है कि बायोलॉजी जो टर्म है उसको किसने दिया है? नाउ क्वेश्चन इज, टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय, आंसर क्या आपका हो जाएगा? लैमार्क और ट्रेविरैनस। ठीक है, तो बायोलॉजी का टर्म किसने दिया था? बताइए। लैमार्क और ट्रेविरैनस ने। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर है? लिविंग को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? सजीव। और नॉन लिविंग को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? निर्जीव। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर होता है।
ठीक है। तो लिविंग में जो सेल पाए जाते हैं, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है लिविंग में, तो लिविंग बॉडी में जो भी सेल्स होते हैं उस सेल के अंदर में हमारा सेमी फ्लूइड भरा होता है और उस सेमी फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, मतलब ये हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक सेल है। सेल के अंदर में जो हमारा फ्लूइड भरा हुआ है उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म। एक्चुअली सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर में जो भरा हुआ फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको, बताइए, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के बाहर जो हमारा फ्लूइड भरा होता है तो उस अर्ध तरल पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया। अब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को टुगेदरली हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक है, चलिए। तो जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। राइट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो अभी आप सिंपली यह याद रखिए कि जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाने वाला वह पदार्थ होता है, वह केमिकल सबस्टांस होता है जो पेरेंट के कैरेक्टर को, माँ बाप के गुण को, माता पिता के गुण को बच्चों तक ले जाने का काम करता है, संतान तक ले जाने का काम करता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। डैट मीन्स जेनेटिक मटेरियल्स वह सबस्टांस होता है जो हम क्या करता है, तो कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफ स्प्रिंग। अब आपका क्वेश्चन होगा कि जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर में होता है उसका नाम क्या होता है, तो भाई उसका नाम जो होगा वो होगा डीएनए और आरएनए। क्या होगा, डीएनए और आरएनए। और डीएनए और आरएनए दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं, इसको बताइएगा, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड नाम से क्लियर है, कहाँ पे पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये हम आपको चैप्टर में पढ़ाएंगे फुल डिटेल। तो जो हमारा लिविंग बींग्स होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल अर्थात डीएनए आरएनए होगा, लेकिन नॉन लिविंग में हमारा नहीं होगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया ना सब लोगों को। ठीक है। लिविंग बींग्स में आपको हम बताते हैं कि लिविंग बींग्स में म्यूटेशन होता है। अब म्यूटेशन क्या होता है, तो जस्ट अभी हम आपको बता रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल जो हमारा होगा वो क्या होगा, डीएनए आरएनए होगा। ठीक है। तो इस जेनेटिक मटेरियल में अगर सडनली इनहेरिटेबल स्टेबल चेंजेस होता है तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। और आपको आगे चल के पढ़ाएंगे, अगर जेनेटिक मटेरियल में अगर चेंज होता है, म्यूटेशन होता है, तो वेरिएशन कॉज होता है। क्या कॉज होता है, वेरिएशन, विविधता, बदलाव आता है। ऑर्गेनिजम्स में बदलाव देखने को मिलते हैं और यही वेरिएशन धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है तो न्यू स्पेसीज बनते हैं, जिस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन में। ठीक है। तो म्यूटेशन क्या होता है, सर्टेन स्टेबल एंड इनहेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। क्लियर, क्लियर हो गया। ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बाबू, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारा म्यूटेशन होता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में म्यूटेशन नहीं होता है। राइट, ओके। अब हम लोग को देखना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अगला कैरेक्टर क्या होता है,
कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशन होते हैं। इवोल्यूशन क्या होता है? तो हिंदी में इवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? जैव विकास, जीवों में होने वाला क्रमिक विकास। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि अगर वेरिएशन हो रहा है तो वो वेरिएशन एक्यूमुलेट होते जाएगा और धीरे धीरे न्यू स्पीसीज बनते चला जाएगा। फॉर एग्जांपल ह्यूमन आज से करोड़ों वर्ष पहले ऐसा नहीं था। ह्यूमन में धीरे धीरे ह्यूमन कैसे बना? ह्यूमन का जो एंसेस्टर थे, जो पूर्वज थे, आज के ह्यूमन जैसे तो नहीं दिखते थे ना। उस पूर्वज में, उस एंसेस्टर में धीरे 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 क्या होते चला गया? चेंजेज होते चला गया। उनके जो जेनेटिक मटेरियल थे उसमें बदलाव होते चला गया और वो वेरिएशन धीरे 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 इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, फिर धीरे धीरे एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इवोल्यूशन क्या है? तो इवोल्यूशन बायोलॉजी का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या चीज़ का स्टडी करते हैं? तो ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक, और उस ऑर्गेनिज्म में ग्रेजुअल चेंजेस कैसे हुआ, उसका ग्रेजुअल डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो पेन हमारा इवोल्यूशन तो नहीं शो कर सकता है। आज तो नहीं कि आज हम रेनॉल्ड पेंट से लिख रहे हैं तो कल वो लिंक ग्लाइसर बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ऐसा है क्या? नहीं। तो इवोल्यूशन जब भी शो करता है तो इवोल्यूशन जो है वो हमारा लिविंग बींग्स में देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर हो गया, समझ में आ गया इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? लिविंग बींग्स के द्वारा। ठीक है, और नॉन लिविंग बींग्स इवोल्यूशन को शो नहीं करते हैं। राइट, ओके। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो लिखा हुआ है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें अपना एंजाइम्स होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्या होता है? अपना एंजाइम्स होता है, लेकिन नॉन लिविंग में एंजाइम्स नहीं होते हैं। नॉन लिविंग बींग्स, पेन, कॉपी, किताब, इसमें कोई एंजाइम्स नहीं होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? जो हमारा लिविंग बींग्स होता है बाबू, उस लिविंग बींग्स में और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या है तो हम आपको बताएंगे इसके आगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके शरीर के अंदर चलने वाले टोटल रासायनिक अभिक्रियाएं, टोटल केमिकल रिएक्शंस, चाहे वो केमिकल रिएक्शंस डिस्ट्रक्शन वाला हो या फॉर्मेटिव वाला हो, कोई ना कोई चीज़ बनने वाला हो या कोई चीज़, कोई सबस्ट्रेट को टूट कर नया आपका सिंपल मॉलिक्यूल बनने वाला हो, तो उस कंबाइनली उस चीज़ को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या मेटाबॉलिज्म। तो जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है बाबू, उसमें हमारा क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। जो नॉन लिविंग होता है उससे मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। यानी सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। आगे चल के हम आपको बताएंगे मेटाबॉलिज्म हमारा आपका होता है दो पार्ट में, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो हमारा होगा वो फॉर्मेटिव होगा और केटाबॉलिज्म जो होता है वह डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो रहा है उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या देखने को मिलता है? न्यूट्रिशन। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें उसको ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं होती है। भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही फूड चाहिए ना। आप खाना खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं कि नहीं? भाई केवल चिकन बिरयानी नहीं खा रहे हैं, बहुत सारे फूड मटेरियल्स को खा रहे हैं, फल्स खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सुबह में, दोपहर में, शाम में आपका जो कॉपी है, पेन है, टेबल है, ये आपको खाने का डिमांड कर रहा है कि भाई हमको भी पुलाव खिलाओ। ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, तो भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन होता है, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है?
अच्छे से? ओके। अब देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अगला कैरेक्टर क्या होता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वसन। रेस्पिरेशन को कॉमनली क्या डिफाइन किया जाता है? इनटेक ऑफ O2 एंड एक्सहेल ऑफ CO2। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या देखने को मिलता है? रेस्पिरेशन, यानी हम सभी लोग क्या करते हैं? रेस्पायर्ड करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। जो नॉन लिविंग बींग्स होते हैं उसमें रेस्पिरेशन नहीं होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का मोर डिटेल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, ओके। नाउ लिविंग बींग्स का अगला कैरेक्टर क्या है? ग्रोथ एंड मूवमेंट। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या देखने को मिलता है? ग्रोथ देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, हम सभी क्या थे? एक छोटे बच्चे थे, धीरे 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 बड़े होते चले गए, यानी हम लोगों में क्या हुआ? ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ बॉडी पार्ट का। एक प्लांट लगा रहे हैं और प्लांट धीरे धीरे क्या हो रहा है? बड़ा हो जा रहा है, उसका भी क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो आपका एलईडी टेलीविज़न घर में, वो एलईडी टेलीविज़न उसका क्या हो गया? कल होकर के देखे तो बहुत बड़ा हो गया, ऐसा है क्या? जो पेन है वो बहुत बड़ा हो गया, जो टेबल है वो बहुत बड़ा हो गया, जो बेड है वो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो ऐसा नॉन लिविंग में नहीं होता है। लेकिन मैं आपको आगे चल के क्लियर करूँगा। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ सस्पेंस पे डाल रहा हूँ कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वह ग्रोथ को शो करते हैं। आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझने का कोशिश करिए। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी ग्रोथ को शो करते हैं। इसका आंसर हम आपको देंगे अगले क्लास में कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ को कैसे शो करते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ जो हमारा होता है वो लिविंग बींग्स का डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है बाबू। क्लियर? ठीक है भाई, वेट करिए। ओके, नाउ जो क्या लिखा हुआ है हमारा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन क्या होता है? तो रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्सर्जन, जो कि नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको होम्योस्टेसिस देखने को मिलता है। होम्योस्टेसिस क्या होता है? तो आपको मालूम होगा, होम्योस्टेसिस एक वैसा फेनोमेनॉन है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। इसमें होता क्या है कि अगर इन्वायरमेंट में लाख चेंज हो जाए, कितना भी चेंज हो जाए, फिर भी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? कांस्टेंट बना करके रखते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस का क्या मतलब होता है? अगर सराउंडिंग में कितना भी परिवर्तन हो जाए, कितना भी चेंज आ जाए, इन्वायरमेंटल चेंज आ जाए, फिर भी हम लोग अपने बॉडी के इंटरनल पैरामीटर्स को कांस्टेंट रूप में अगर मेंटेन करते हैं, उसको मैनेज करके रखते हैं, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस इज द फेनोमेनॉन टू maintain the internal environment and in constant range for normal life in spite of change in environment। ओके, ठीक है जी, क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? ठीक है बाबू, चलो अब हम लोग को देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपका रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। इस चीज़ को भी हम ग्रोथ के साथ कवर करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, क्लियर? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन होता है, ये बात सच है, लेकिन रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं,
नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, अभी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपको लिखा हुआ है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है सेंसिटिविटी, सेंसिटिव होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको पिंच चुभ जाता है, आपको ठंडा लगने लगता है, गर्मी लगने लगता है, जल जाता है, भाई कहीं ना कहीं आप उस चीज पार्टिकुलर स्टिमुलस के प्रति क्या है, सेंसिटिव है। ओके, तो यह सेंसिटिविटी किस में देखने को मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आपका जो कुर्सी है, टेबल है, उसको बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, आप उसको रजाई से ढक रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बाबू, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेंसिटिव होता है, वो इन्वायरमेंट को सेंस करता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं और बता दूँ ह्यूमन के बारे में। ह्यूमन तो ह्यूमन जो होता है ना, उसको तो क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस का प्रॉपर्टीज पाया जाता है, मतलब वो अवेयर हिमसेल्फ, वो खुद के बारे में जानते हैं। आपको पेट में दर्द होता है, आपको सर में दर्द होता है, फीवर होता है, तो आप कुछ ना कुछ अवेयर होते हैं, आप जागरूक होते हैं, अपने आप को प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में लाते हैं कि नहीं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉन्शियसनेस होता है, लेकिन मैं पार्टिकुलरली बात करूँ किसका, तो ह्यूमन बींग्स का। किसका बात करूँ बाबू, ह्यूमन बींग्स का मैं पार्टिकुलरली बात करूँ तो जो हमारा ह्यूमन बींग्स होता है उनमें क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। वो अपने बारे में खुद अच्छी तरह से समझते हैं, अपने बॉडी के बारे में अच्छे ढंग से समझते हैं, उसको मैनेज करते हैं, अवेयर रहते हैं उसके प्रति। ओके, ठीक है, चलिए। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, कॉन्शियसनेस होता है, यानी वह पार्टिकुलर स्टिमुलस के प्रति वह रिस्पॉन्ड भी करते हैं। भाई ठंडा लगता है तो आप मोटे वस्त्र पहनते हैं कि नहीं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं कि नहीं, पहनते हैं। तो डैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं कि उस पार्टिकुलर इन जो आपका अनफेवरेबल इन्वायरमेंट है उसे कोप अप करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप उस वस्त्र पहन रहे हैं, उस चीज़ को आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, ठंडा से बचने के लिए। ठीक है ना, चलिए, तो इतना आपको समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देख रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है बाबू, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एडेप्टिबिलिटी होती है। एडेप्टेशन जान रहे ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुकूलन। अनुकूलन को सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट बोलते हैं। एडजस्ट कर लेना, जैसे मान लेते हैं ना कि आप किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं, मान लीजिए कि फूफा जी की बेटी की शादी है। ओके, आप वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं, आप तरह तरह के मेहमान आते हैं। वहाँ पे आप जा कर के क्या हो रहे हैं, सब लोगों के साथ घुल मिल करके क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छे ढंग से एडजस्ट कर रहे हैं, जान पहचान बना रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, कुछ दोस्ती कर रहे हैं। ठीक है, तो कोप अप करते हैं, अपने आप को एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, एडजस्ट हो जाते हैं। इसी ढंग से आप, ठंडा आती है, ठंडा से बचने के लिए आप वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, आप हर संभव वो प्रयास करते हैं कि आपके बॉडी से हीट बाहर ना निकले। ठीक है, तो डैट मीन्स ये जो हमारा होता है वो क्या होता है, आप अपने आप को एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में लेके आते हैं, ताकि आप क्या करें, आपका सर्वाइवल हो सके, आप इस आपका एग्जिस्टेंस रह सके कहाँ पे, तो धरती पे। तो एडेप्टेशन क्या हुआ कि आपके बॉडी में फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल चेंज हो रहा है, और ये फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंज की वजह से आप सक्षम हो पा रहे हैं इस अच्छे इन्वायरमेंट में जीने के लिए, एडेप्ट करने के लिए। ठीक है, तो एक कौन सो कर रहा है, तो एडेप्टेशन कौन सो कर रहा है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एडेप्टेशन नहीं होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो हम समझाने वाले हैं आप लोग को, उसका नाम है मेटाबॉलिज्म। क्या नाम है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का डिफिनेशन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है भाई। इट इज सम टोटल ऑफ
ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बाबू, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर तमाम केमिकल रिएक्शंस जो होते रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म किस में देखने को मिलता है? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। किस में देखने को मिलता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। जैसा कि पहले भी हम आपको बताए थे कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक एनाबॉलिज्म और दूसरा केटाबॉलिज्म। क्या बोलिए मेरे साथ, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। राइट, क्या बोलिएगा? एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है? क्वेश्चन इज व्हाट इज एनाबॉलिज्म। तो बाबू एनाबॉलिज्म जो होता है वह वैसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस किया जाता है। क्या किया जाता है उसमें? किसी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनाबॉलिज्म। मतलब हम आपको क्लियर समझा दें कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिंपल कोई चीज़ को जोड़ रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये सिंपल मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस सिंपल मॉलिक्यूल को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तैयार कर देना ही हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? तो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है या फॉर्मेटिव प्रोसेस। अब इसी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं बाबू? एनाबॉलिज्म। ठीक है, क्लियर हो गया। एनाबॉलिज्म क्या होता है? जो हमारा सिंपलर सबस्टांस है उसको हम लोग कंबाइन करके, उसको हम लोग ऐड ऑन करके उस क्या बनाते हैं? तो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस चीज़ को एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एमिनो एसिड है। क्या है? एमिनो एसिड। ठीक है भाई, आप प्रोटीन खाए ना, प्रोटीन से आपके बॉडी में डाइजेशन के बाद क्या बन रहा है? एमिनो एसिड। अब ये एमिनो एसिड क्या होगा? कंबाइंड होकर के हमारे राइबोसोम पे क्या बन जाएंगे? तो पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, ये सिंपलर हमारा फॉर्म है और ये हमारा क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गया। यानी एमिनो एसिड हमारा सिंपलर मॉलिक्यूल से प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का बनना भी एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है बाबू। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट हो गया ना? कंसेप्ट क्लियर भाई, एकदम क्रिस्टल क्लियर नॉलेज रखना है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मान लेते हैं कोई सबस्टांस, कोई मॉलिक्यूल हमारा ए है, कोई मॉलिक्यूल बी है। अब यहाँ पे कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी हुआ, उससे हमारा एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गया सी। तो दो मॉलिक्यूल को जोड़ करके तीसरा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना दे रहे हैं। इस चीज़ को क्या बोल रहे हैं भाई? एनाबॉलिज्म बोल रहे हैं। क्लियर? चलिए, अब केटाबॉलिज्म क्या होता है? केटा मतलब क्या होता है? काटना, तोड़ना। ठीक है, केटाबॉलिज्म ठीक इसका उल्टा बोल दीजिएगा। उल्टा मतलब वो हमारा कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस था, तो हमारा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो जाएगा। क्या बोले? वो हमारा कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस था, तो हमारा कैसा हो जाएगा बाबू? डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो जाएगा। अर्थात केटाबॉलिज्म कैसा प्रोसेस है? तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसी को हम लोग सिंपलर फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? ब्रेकडाउन प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? ब्रेकडाउन प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? ठीक उल्टा करिएगा। जो हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ना, उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम लोग सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड केटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और एंजाइमेटिक एक्टिविटी के कारण ये हमारा सिंपलर मॉलिक्यूल ए और बी में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। और ये जो टूटने का या जो विखंडन होने का प्रक्रिया है, उस चीज़ को हम लोग केटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं
कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, इन दोनों में आपको बताना है कि कौन सा कैटाबोलिज्म है और कौन सा एनाबोलिज्म है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में कौन सा कैटाबोलिज्म है और कौन सा एनाबोलिज्म है। तो इसका जवाब क्या होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में आप यूज करते हैं सिंपलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल CO2 H2O में यूज करते हैं, क्लोरोफिल वगैरह, सनलाइट वगैरह, ये सब हमारा यूज होता है। और उसके बाद जा कर के हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डेट इज ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अर्थात ग्लूकोज बनता है। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बोलिए। एग्जाम्पल हो जाएगा एनाबोलिज्म का, ठीक। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है। रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में आप पढ़े होंगे कि C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ O2, यह टूट जाता है। किस में टूट जाता है, तो हमारा CO2 H2O और एनर्जी में, ठीक है भाई। ये हमारा बैलेंस इक्वेशन नहीं है, मैं जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ आपको। ये हमारा ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में टूट जा रहा है, किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो हमारा CO2 H2O और एनर्जी में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज क्या है हमारा। ग्लूकोज एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या हो जा रहा है, टूट करके हमारा सिंपलर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, H2O CO2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये रेस्पिरेशन जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, तो बोलिए कैटाबोलिज्म या एनाबोलिज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, कैटाबोलिज्म। क्योंकि यहाँ पे कैसा प्रोसेस हो रहा है, तो ये प्रोसेस हो रहा है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को समझ में आ गया मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है। एक हमारा होता है एनाबॉलिज्म जिसको हम लोग फॉर्मेटिव प्रोसेस कहते हैं, और एक हमारा होता है कैटाबॉलिज्म जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। कितना समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे आपको डिफिनेशन बता देते हैं। होम्योस्टेसिस का डिफिनेशन जैसे पहले भी आपको बताए थे कि होम्योस्टेसिस क्या होता है कि इट इज़ अ फेनोमेनॉन टू मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट एट कांस्टेंट। अगर हम लोग इन्वायरमेंट में कितना भी चेंज हो जाए उसके बावजूद भी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी को कांस्टेंट बना करके रखते हैं, नॉर्मल रेंज में रखते हैं, नॉर्मल लाइफ के लिए। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आपको आ गया, होम्योस्टेसिस क्लियर हो गया ना, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे।